हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू द कारगिल हाइट। जैसा आपको पता है कि हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस जो भी आए हुए हैं उन सभी क्वेश्चंस को वन बाय वन करके यहाँ पे हम सब डिस्कस कर रहे हैं। याद रखिएगा, ये हमारी जो क्वेश्चन की सीरीज चल रही है, ये अभी हमारा जो क्वेश्चन है वो बेस्ड है एरर पर बेस्ड क्वेश्चंस पे। जो भी अभी तक आप एग्जाम में पूछे गए हैं ऐसे क्वेश्चन जो कि एरर पर बेस्ड हैं, उसको कैसे फाइंड आउट करें ये हम डिस्कस कर रहे हैं। और ये हमारी क्वेश्चन सीरीज की मे बी ये हमारी ये तीसरी आपका लेक्चर होने वाला है। इसमें जो भी क्वेश्चन हमसे अगेन डिस्कस करने वाले हैं वो सब आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं। जो क्वेश्चन आए हैं कैसे कैसे आए हैं, उन्हें हमें सॉल्व कैसे करना है, क्वेश्चन जो राइट होगा वो किस बेस पर होगा, वो रॉन्ग होगा तो किस बेस पर होगा, ये हमें टोटल क्या करना है, डिस्कस करना है। तो आइए टाइम वेस्ट करते हैं, एक एक क्वेश्चन को डिस्कस करना शुरू करते हैं। ठीक, आइए देखिए हमारा पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि देखिए पहला क्वेश्चन हमारा किससे शुरू हो गया, इफ से शुरू हो रहा है। ठीक, अब इफ से जो हमारा सेंटेंस शुरू हो रहा है, अगर आप ध्यान से देखें तो इफ का जो हमारा सेंटेंस है, ये इफ से सेंटेंस हमारा शुरू है, इफ नॉट टेकन इल, अगर वह बीमार ना हुआ होता। अब कोई भी, अब देखिए यहां पे एक चीज ये याद रखिएगा, इफ का सेंटेंस, इफ की कंडीशंस को हम सब पहले से डिस्कस कर चुके हैं कि इफ का जो सेंटेंस होता है वो कंडीशनल सेंटेंस बनाता है। और कंडीशनल सेंटेंस तीन होते हैं, एक आपका होता है प्रेजेंट कंडीशनल, एक होता है पास्ट कंडीशन, एक होता है परफेक्ट कंडीशन। ठीक, तो तीनों कंडीशन की एक कंडीशन आपको नोट करें, तीनों में बेसिक अंतर क्या होता है। देखिए अगर इफ का सेंटेंस किस में होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में, अगर सेंटेंस इफ का सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट में होता है तो आगे का जो सेंटेंस होता है उसमें सब्जेक्ट के बाद आपको मिलता है विल या शैल। ठीक, उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब जानते रहेगा विल या शैल के स्थान पे कैन भी हो सकता है, मे भी हो सकता है जरूरत के अनुसार। और दूसरा होता है इफ, अगर इफ का सेंटेंस किस में होता है, पास्ट इंडेफिनिट में। अगर इफ का सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट में होता है तो आगे का जो सेंटेंस होता है वो सब्जेक्ट के बाद या तो आपको मिलता है वुड, या तो आपको मिल सकता है कुड, या तो आपको मिल सकता है माइट, और इन तीनों में से कोई एक मिलेगा और उसके बाद आएगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक, तीसरी कंडीशन क्या होती है, अगर इफ का सेंटेंस किसमें है, पास्ट परफेक्ट में। ठीक, और पास्ट परफेक्ट में होता है तो आप पास्ट परफेक्ट में है तो आगे का जो सेंटेंस होगा उसमें सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट के बाद आपको क्या मिलेगा, वुड मिलेगा, या फिर कुड मिल सकता है, या फिर माइट मिल सकता है। अब देखिए तीनों में, इसमें भी वुड कुड माइट आया है, इसमें वुड कुड माइट आएगा, लेकिन इसमें आती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और इसमें आता है हैव लगा के वर्ब की थर्ड फॉर्म। बस ये दोनों में बेसिक डिफरेंट होता है। तो याद रखिएगा कभी भी सेंटेंस अगर इफ से शुरू हो, अगर इफ का सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट में है तो आगे का सेंटेंस विल या शैल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आना चाहिए। अगर इफ का सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट, और पास्ट इंडेफिनिट का मतलब क्या होता है, वर्ब की सेकंड फॉर्म, अगर वर्ब की सेकंड फॉर्म अगर सब्जेक्ट के बाद पास्ट इंडेफिनिट में अगर आया है इफ वाला सेंटेंस तो आगे सब्जेक्ट के बाद वुड कुड माइट तो आएगा, लेकिन इसके बाद वर्ब की फर्स्ट ही फॉर्म आनी चाहिए। और अगर इफ का सेंटेंस किसमें है, पास्ट परफेक्ट, और पास्ट परफेक्ट का मतलब क्या होता है, हैड लगा के वर्ब की थर्ड फॉर्म। अगर इफ का सेंटेंस हैड लगा के वर्ब की थर्ड फॉर्म में होता है तब जाके सब्जेक्ट के बाद क्या आता है, वुड कुड माइट के बाद हैव लगा के वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। इसमें याद रखिएगा जब इफ का सेंटेंस सेकंड फॉर्म में होगा तो वुड कुड माइट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, और जब पास्ट परफेक्ट में होगा इफ का सेंटेंस तो वुड कुड माइट तो आएगा इसमें, लेकिन इसमें फर्स्ट फॉर्म आता है, इसमें आएगा हैव लगा के वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो मे भी इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। पहले यहां देखेंगे सेंटेंस में आया क्या है। देखिए यहां पे आया है इफ, तो इफ आ गया है। अब इफ आ गया है तो या तो ये पहली कंडीशन को फॉलो करेगा, या तो दूसरी कंडीशन को फॉलो करेगा, या तो तीसरी कंडीशन को फॉलो करेगा। अब यहां देखेंगे, अब यहां तो देखिए ये पता चल नहीं रहा है कि ना तो यहां वर्ब की आ गई, वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो पहली चीज तो एक तो ये क्लियर हो गया कि वर्ब की थर्ड फॉर्म जो आई है, यहां थर्ड फॉर्म तो आया है लेकिन यहां भी कोई सब्जेक्ट तो आया ही नहीं है, कोई हेल्पिंग वर्ब तो आया नहीं। हाँ, टेक, अगर यहां प्रेजेंट इंडेफिनिट आया होता तो यहां वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या एसईएस फॉर्म होती, अगर सेकंड फॉर्म आया होता तो टुक आया होता, और हमें पता है कि थर्ड फॉर्म विदाउट हेल्पिंग वर्ब आता ही नहीं। इसका मतलब कुछ ना कुछ हो, प्रॉब्लम तो है यहीं पे। अब ये प्रॉब्लम क्या है, इतना तो कंफर्म हो गया कि एरर यहीं पे है कि विद इफ के बाद आना चाहिए था सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद फिर आती है तीन में से कोई एक कंडीशन, इसमें ना तो सब्जेक्ट ही आया ना तो कोई कंडीशन ही आई है। तो इतना तो कंफर्म है कि एरर तो है ए में। लेकिन इसको अगर हम देखिए, कई बार ये क्वेश्चन होता है कि जैसे सपोज करिए कि आपको केवल एरर फाइंड आउट करना है, तो आपने केवल ये कह दिया कि ये सेंटेंस पार्ट में एरर है, इसमें एरर नहीं। लेकिन सपोज करिए कि ये सेंटेंस अगर अंडरलाइन करके यहां आपको 4 ऑप्शन दे देता और ये पूछता कि चलो इन चारों में से कौन सा ऑप्शन, इसमें जो ऑप्शन है फिल इन द ब्लैंक में, इसको रिप्लेस करके सेंटेंस को इंप्रूवमेंट अगर करना होगा तो किस बेस पे करेंगे। इसका मतलब कि जो रॉन्ग है वो तो हमें पता होना चाहिए, बट उसका राइट आंसर क्या होगा हमें ये भी पता होना चाहिए। ठीक, अब यहां आगे बनेगा क्या, तो हमें पता है कि अगर इफ का सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट बनेगा तो विल या शैल के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगा। अगर ये पास्ट मिनट बनेगा तो वुड कुड माइट के साथ फर्स्ट फॉर्म आएगा। अगर ये पास्ट परफेक्ट बनेगा तो वुड कुड माइट के बाद हैव लगा के वर्ब की थर्ड फॉर्म आनी चाहिए। तो पहले हम बाद की कंडीशन देखेंगे आई क्या है। तो बाद की कंडीशन देखिए, वुड आ गया,
वुड के बाद हैव आ गया और हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो वुड, कुड या माइट, इन तीनों के बाद अगर हैव की थर्ड फॉर्म आता है, कब आता है? जब इफ का सेंटेंस किसमें होता है? पास्ट परफेक्ट। इसका मतलब हो ना हो, क्योंकि यहां ये कंडीशन तीसरी कंडीशन मैच कर रही है बाद वाली कंडीशन, इसका मतलब इसकी पहली कंडीशन जो बननी चाहिए वो बननी चाहिए किसमें? पास्ट परफेक्ट में। और जब पास्ट परफेक्ट में बनेगा तो क्या कह रहा है? इफ, अब देखिए यहां पे जो पहले सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है उसी में सेंटेंस का पहले बाद वाले सेंटेंस का जो सब्जेक्ट होगा पहले सेंटेंस का भी सब्जेक्ट माना जाएगा। तो एक्चुअल हमारा सेंटेंस यहां होना चाहिए था इफ आई हैड, और हैड के बाद हो जाएगा यहां पे नॉट। तो इसको थोड़ा सा क्लियर कर दे रहे हैं। तो अगर सेंटेंस हमारा ये बनेगा तो पास्ट परफेक्ट बनेगा इफ आई हैड नॉट, और फिर होगा यहां पे क्या? टेकन इल। जब ये सेंटेंस हमारा बनेगा दिन जाके हमारा सेंटेंस क्या होगा? राइट होगा। क्योंकि वुड हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म कब आता है? जब इफ का सेंटेंस किसमें होता है? हैड लगा के वर्ब की थर्ड फॉर्म। और जब हैड लगा के आप हैड नॉट के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे तो हैड नॉट के साथ थर्ड फॉर्म बनाएगा पास्ट परफेक्ट, और पास्ट परफेक्ट के जब सेंटेंस आएगा तो इसके पहले इसका सब्जेक्ट भी होना चाहिए, और सब्जेक्ट कौन माना जाएगा? आई माना जाएगा, क्योंकि आई अपनी बात कर रहा है तो पहले सेंटेंस में भी आई ही रहा होगा। ठीक, इसका मतलब जो हमारा सेंटेंस बनेगा इफ आई हैड नॉट टेकन इल, ये सेंटेंस हमारा होना चाहिए था। बट यहां सब्जेक्ट भी मिस किया गया था और हेल्पिंग वर्ब भी मिस की गई थी, इसलिए जो हमारा एरर पार्ट होगा क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा। इसलिए ऑप्शन नंबर ए को टिक कर देंगे तो मे बी आपको आइडिया लग गया होगा। देखिए इस क्वेश्चन को हम डिस्कस कर रहे थे, साथ साथ हमने इसको भी डिस्कस कर लिया। इफ का सेंटेंस अगर प्रेजेंट फिल्म होगा तो आगे विल या शैल के साथ फर्स्ट फॉर्म आना चाहिए। इफ का सेंटेंस अगर पास्ट फिल्म मतलब वर्ब की सेकंड फॉर्म में होगा तो आगे का सेंटेंस वुड, कुड, माइट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आनी चाहिए। और अगर इफ का सेंटेंस पास्ट परफेक्ट मतलब हैड लगा के थर्ड फॉर्म आया है तो याद रखिएगा वुड, कुड, माइट तो आएगा, लेकिन उसके बाद वर्ब की हैव लगा के थर्ड फॉर्म आनी चाहिए। और यहां वुड, कुड, माइट के बाद हैव लगा के यहां पे थर्ड फॉर्म आई थी, इसको लिए पास्ट परफेक्ट वाला था। पास्ट परफेक्ट में हैड आपको लगाना पड़ेगा, और नॉट के पहले हैड लगाएंगे तो सब्जेक्ट भी लगाना पड़ेगा, चूंकि आई अपनी बात कर रहा था तो वहां आई छिपा हुआ था, तो आई हैड वहां मिसिंग था। जैसे लगाएंगे सेंटेंस हमारा राइट हो जाएगा। तो मे भी आपको आइडिया लग गया होगा। अब आ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन में। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ही हैड गॉन, वह जा चुका था, होम घर पर, 3 वीक्स एगो 3 सप्ताह पहले ही वो जा चुका था, एंड वॉज एक्सपेक्टेड और उम्मीद की गई थी कि बैक कि वह आएगा वापस यस्टरडे कल, बट ही हैज नॉट कम, लेकिन वह आया नहीं। एट मतलब अभी भी। ठीक, अब एक चीज ये याद रखिएगा, कभी भी सेंटेंस में आ जाए कोई पास्ट टाइम, जैसे मान लीजिए आ गया सेंटेंस में यस्टरडे, या वर्ड आ जाए लास्ट डे, या फिर वीक, या फिर मंथ, या फिर ईयर, या फिर आ जाए इस तरह से 2 डेज एगो। ठीक, एगो वर्ड आ जाए। ठीक, इसका कहने का मतलब यह है कोई भी ऐसा टाइम जिसका रिलेशन पास्ट से हो। अगर कोई एक सेंटेंस ऐसा आया है जिसके में क्या आया है, कोई ऐसा टाइम आया है जिसका रिलेशन किससे है? बीते हुए समय से है। जैसे यस्टरडे मतलब बीता हुआ कल, लास्ट डे मतलब पिछले दिन, लास्ट वीक पिछले सप्ताह, लास्ट मंथ पिछले मंथ, और लास्ट ईयर मतलब पिछले वर्ष, ये आया है। और 2 डेज एगो का मतलब 2 दिन पहले, और 2 दिन पहले कौन से? जो बीता हुआ कल है। ठीक, तो कोई भी ऐसा टाइम जिसका रिलेशन बीते हुए समय से होता है तो याद रखिएगा वो टाइम हमेशा किसके लिए यूज किया जाता है? वो किया जाता है पास्ट इंडेफिनिट बनाने के लिए। उसका यूज पास्ट परफेक्ट नहीं बल्कि पास्ट इंडेफिनिट बनाने के लिए किया जाता है। और अगर ध्यान से देखें तो यहां वर्ड आया है 3 वीक्स एगो, तो एगो वर्ड तो आ ही गया ना, और एगो जो होता है वो पास्ट टाइम के लिए इंडिकेट करता है। और एगो का जो यूज करते हैं वो जनरली हम किसमें करते हैं? पास्ट इंडेफिनिट को बनाने के लिए करते हैं। और पास्ट इंडेफिनिट को बनाने के लिए करेंगे तो अगर ध्यान से देखेंगे तो यहां क्या आया है? हैड लगा के थर्ड फॉर्म, तो हैड लगा के थर्ड फॉर्म नहीं आएगा बल्कि यहां होना चाहिए था वेंट। और जैसे वेंट कर देंगे तो हमारा सेंटेंस क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। और देखिएगा लास्ट में यहां वर्ड आया है एट। अब एट का भी यूज एक जानते रहेगा, एट जिस भी सेंटेंस के लास्ट में आता है वो सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट का निगेटिव होना चाहिए। एट याद रखिएगा, एट का अपना एक रूल होता है। जैसे मान लीजिए इसको भी थोड़ा सा जान लीजिए जब चीजें डिस्कस कर ही रहे हैं। अगर किसी भी सेंटेंस के लास्ट में क्या आ जाएगा? वर्ड आ जाए एट। अगर एट आ गया, जैसे मान लीजिए सेंटेंस आ गया, अगर सेंटेंस आ गया ही did not call you at, मान लीजिए इस तरह से कोई सेंटेंस आ गया तो एक चीज याद रखिएगा, अगर किसी भी सेंटेंस के लास्ट में एट आता है तो एट की कंडीशन क्या है? पहली कंडीशन क्या है कि ये सेंटेंस होना चाहिए किसमें? प्रेजेंट परफेक्ट में। और दूसरी कंडीशन क्या है? ये सेंटेंस होना चाहिए निगेटिव। तो एट जिस भी सेंटेंस के लास्ट में आता है वो प्रेजेंट परफेक्ट भी होना चाहिए प्लस निगेटिव भी होना चाहिए। और अगर सेंटेंस कभी इस तरह से आ जाए कि डिड नॉट कॉल, तो डिड नॉट कॉल हटाना है, बल्कि यहां हो जाएगा हैज नॉट कॉल्ड।
जब ये करेंगे तो सेंटेंस हमारा क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। और यही देखिए यहाँ किया गया है, एट आया है तो देखिए ये बट एक कंजंक्शन है और कंजंक्शन के बाद हमेशा दूसरा सेंटेंस शुरू होता है। और यहाँ देखिए एट आया था और सेंटेंस में देखिए हैज आया है, हेल्पिंग वर्ब है प्रेजेंट परफेक्ट की, उसके बाद नेगेटिव वर्ड आ गया, उसके बाद कम क्या आ गई, वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई। तो ये रूल यहाँ फॉलो किया गया है, इसलिए यहां कोई प्रॉब्लम नहीं, प्रॉब्लम सिर्फ कहां थी, वहां थी। तो आपने एक यूज और सीख लिया कि अगर किसी सेंटेंस के लास्ट में एट रहेगा तो प्रेजेंट परफेक्ट भी होना चाहिए प्लस नेगेटिव भी होना चाहिए। अगर केवल प्रेजेंट परफेक्ट है और नेगेटिव नहीं है तो रॉन्ग हो जाएगा, या केवल नेगेटिव हो प्रेजेंट परफेक्ट नहीं है तब भी रॉन्ग हो जाएगा। तो दोनों कंडीशन होनी चाहिए। अगर किसी सेंटेंस के लास्ट में एट आया है तो सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट भी होना चाहिए प्लस नेगेटिव भी होना चाहिए। तो मे भी आपको यहां पर आइडिया लग गया होगा। अब आ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन में। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि वी मस्ट सिंपेथाइज, कि हमें सिंपेथाइज करना चाहिए फॉर अदर, दूसरों लोगों के लिए हमें सिंपेथाइज होना चाहिए। ठीक, ये वर्ब आई सिंपेथाइज, और क्या आया है, इन देयर ट्रबल्स, उनके परेशानियों में। कह रहे कि हमें जो है ना दूसरे लोगों की परेशानियों में सिंपेथाइज मतलब सिंपैथी करना चाहिए, व्यक्त करना चाहिए। ठीक, अब एक चीज याद रखिएगा, सिंपेथाइज यहाँ पे क्या है, एक वर्ब है। ठीक, याद रखिएगा सिंपैथाइज के साथ हमेशा याद रखिएगा यहाँ पे विद का यूज किया जाता है, यहाँ पे फॉर का यूज नहीं किया जाता। सिंपैथाइज विद, हमें सिंपैथी करना चाहिए, सिंपैथाइज करना चाहिए किसके साथ, फॉर अदर, दूसरों लोगों के साथ, इन देयर ट्रबल्स, उनके ट्रबल्स में। तो यहाँ प्रीपोजिशन का एरर था। ठीक, सिंपैथाइज विद लगाएंगे, इसलिए यहां पे क्या लगा देंगे हम, सिंपैथाइज के साथ जैसे विद का यूज करेंगे तो हमारा सेंटेंस राइट हो जाएगा। बाकी इसलिए हमारा ऑप्शन जो होगा, ऑप्शन नंबर बी जो होगा यहां पे एरर पार्ट हो जाएगा। ठीक, अगला आ जाइए क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि आई एम टोल्ड, देखिए आई एम टोल्ड, मुझे बताया जाता है क्या, कि जॉन इज इल, कि जॉन क्या है, वो इल है, और कब से, सिंस मंडे से वो क्या है, बीमार है। हम सबको पता है, पिछली क्लास में हम सबने डिस्कस किया था कि किसी भी सेंटेंस में कभी भी आ जाए क्या, फॉर या फिर आ जाए सिंस, कभी भी फॉर या सिंस आ जाए, उसके बाद क्या आ जाए, टाइम आ जाए। तो फॉर या सिंस के बाद अगर कभी भी क्या आता है, टाइम आता है, तो याद रखिएगा हम सबने पढ़ा था कि इसके पहले कभी भी इज, एम, आर का यूज नहीं किया जाता। अगर इज एम आर आया है तो आपको लगाना पड़ेगा, या तो लगाना पड़ेगा हैज बीन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, और अगर सब्जेक्ट हमारा क्या है, प्लूरल है, तो यहां क्या लगाना पड़ेगा, हमें हैव बीन का यूज करना पड़ेगा। इसका मतलब कि फॉर या सिंस के साथ अगर टाइम आएगा तो सब कभी भी आपको इज एम आर अगर हेल्पिंग वर्ड दिख जाए तो समझिए सेंटेंस हमारा एरर है। फॉर या सिंस प्लस टाइम के साथ इज एम आर नहीं लगता, बल्कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ लगता है हैज बीन, और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ लगता है हैव बीन का यूज करते हैं। ठीक, अच्छा, लेकिन मान लीजिए अगर एग्जाम में, मान लीजिए अगर सेंटेंस में वॉज या वर्ब भी आया होगा, तो याद रखिएगा फॉर या सिंस के साथ अगर टाइम आता है तो वॉज वर्ब भी नहीं लगता। अगर वॉज वर्ब आया है तो वॉज वर्ब के स्थान पे हम क्या लगाते हैं, हैड बीन का यूज करते हैं। ठीक, तो याद रखिएगा फॉर या सिंस के साथ टाइम आएगा तो इज एम आर के स्थान पे हैज बीन या हैव बीन का यूज किया जाता है, और अगर वॉज वर्ब आया है तो उसके स्थान पे हैड बीन का यूज किया जाता है, अगर सेंटेंस के लास्ट में फॉर या सिंस प्लस टाइम आया है तो। ठीक, अब देखते हैं यहाँ क्वेश्चन में, तो देखिए यहाँ पे आया है सिंस आ गया मंडे, तो सिंस जब मंडे आ गया तो मंडे अगर आ गया तो फिर यहाँ पे इज क्या कर रहा है, तो हमें पता है इज यहाँ नहीं होना चाहिए, इज एम आर नहीं लगा सकते क्योंकि सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर है। तो आपको यहाँ क्या लगाना पड़ेगा, यहाँ लगाना पड़ेगा आपको हैज बीन। जैसे हैज बीन कर देंगे तो हमारा सेंटेंस क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। इसलिए एरर वाला पार्ट कौन सा होगा, वो होगा ऑप्शन नंबर बी, इसलिए ऑप्शन नंबर बी को यहाँ पे हम टिक कर देंगे। ठीक, तो मे बी आपको ये भी क्लियर हो गया होगा। अब आ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन में। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आई शैल लीव स्कूल, कि मैं स्कूल छोड़ दूंगा, एज सून एज, जैसे ही, आई शैल फाइंड, जैसे ही मुझे मिलेगा, अ जॉब, जैसे ही मुझे कोई एक जॉब मिलेगी। हम सब ने इससे अभी सीखा था कि कभी भी सेंटेंस में कंजंक्शन आ जाए इफ, या आ जाए एज सून एज, या फिर आ जाए जस्ट एज, या फिर वर्ड आ गया व्हेन, या फिर एज लॉन्ग एज, ये सब क्या होते हैं, कंजंक्शन होते हैं। तो याद रखिएगा इन सब से जो भी अगर दो फ्यूचर के दो सेंटेंस अगर शुरू होते हैं, और फ्यूचर से अगर दो देखिए कभी भी याद रखिएगा कि दो सेंटेंस अगर कंजंक्शन से जुड़ रहे हैं और दोनों पार्ट फ्यूचर हैं तो कभी दोनों फ्यूचर बनते ही नहीं। उसमें से एक हमेशा बनता है प्रेजेंट इंडेफिनिट में, एक बनता है हमेशा फ्यूचर इंडेफिनिट में। फिर से आई रिपीट, फिर से ध्यान दीजिएगा, अगर दो सेंटेंस फ्यूचर के हैं तो दो का दोनों पार्ट कभी फ्यूचर में नहीं बनता, एक हमेशा बनता है प्रेजेंट इंडेफिनिट में और एक हमेशा बनता है फ्यूचर इंडेफिनिट में। ठीक, अब ये कैसे पहचानेंगे कि कौन सा बनेगा प्रेजेंट इंडेफिनिट, कौन सा बनेगा फ्यूचर में, तो याद रखिएगा ये सब है कंजंक्शन। कंजंक्शन से शुरू होने वाला सेंटेंस हमेशा किस में बनता है,
प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनेगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट में, लेकिन मीनिंग वो फ्यूचर की ही देगा। तो जिस सेंटेंस के शुरू में कंजंक्शन होंगे, कंजंक्शन वाला बनता है प्रेजेंट इंडेफिनिट में, और बाकी बचा हुआ जो सेंटेंस होता है ना इसके अलावा, वो बनता है विल या शैल लगाकर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वो जरूरत के अनुसार। ठीक, तो जो बचा हुआ सेंटेंस होता है वो बनता है फ्यूचर इंडेफिनिट। तो इसका मतलब कि जब दो सेंटेंस आपको मिल जाए तो जिस सेंटेंस के शुरुआत में कंजंक्शन लगा होगा वो कभी विल या शैल से नहीं बनेगा, वो हमेशा बनेगा प्रेजेंट इंडेफिनिट में, और जिस सेंटेंस के स्टार्टिंग में कंजंक्शन नहीं होगा वो बनेगा फ्यूचर में। जैसे एग्जांपल के रूप में देखिए यहां पे एक वर्ड आया है एज सून एज, तो एज सून एज हमारा क्या है, ये है यहां पे कंजंक्शन। ठीक, और हम सबको पता है कि कंजंक्शन जो सेंटेंस जुड़ते हैं तो कंजंक्शन के बाद वाला जो सेंटेंस होता है वो कभी फ्यूचर इंडेफिनिट में नहीं बनता, बल्कि वो हमेशा किस में बनता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में। तो जब प्रेजेंट इंडेफिनिट बनेगा तो आई के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, तो ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई राइट हो गया, तो यहां शैल हटा देंगे। अब ये बन गया फ्यूचर प्रेजेंट इंडेफिनिट में, तो अब बचा हुआ सेंटेंस किस में बनना चाहिए, फ्यूचर इंडेफिनिट में। तो बचा हुआ सेंटेंस पहले आया हुआ, तो देखिए आई शैल वर्ब शैल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई है, तो ये हमारा हो गया हेल्पिंग वर्ब, ये हमारा हो गया मेन वर्ब फ्यूचर इंडेफिनिट की, तो ये सेंटेंस फ्यूचर में रहेगा। इसका मतलब कंजंक्शन वाला कभी फ्यूचर में नहीं बनता, बल्कि कंजंक्शन जिस सेंटेंस के शुरुआत, इसे समझिएगा, जिस सेंटेंस के सब्जेक्ट के पहले कंजंक्शन लगेगा, अब ये देखिए ये हमारा आई क्या है, हमारा सब्जेक्ट, तो जिस सेंटेंस के सब्जेक्ट के पहले कंजंक्शन होगा वो सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट बनता है, और जिस सेंटेंस के सब्जेक्ट के पहले कंजंक्शन नहीं लगा होता है वो बनता है फ्यूचर इंडेफिनिट में। अब चाहे ये सेंटेंस पहले आया हो, वो सेंटेंस बाद में आया हो, इससे कोई मतलब नहीं है। तो जिस सेंटेंस की शुरुआत होगी कंजंक्शन से वो बनेगा प्रेजेंट इंडेफिनिट में, बचा हुआ बनेगा फ्यूचर इंडेफिनिट में, और चूंकि यहाँ कंजंक्शन वाला भी फ्यूचर में बना दिया गया था इसलिए रॉन्ग हो गया, और दो सेंटेंस कभी फ्यूचर के बनता नहीं, लेकिन किसको प्रेजेंट बनाएंगे, जो कंजंक्शन वाला, तो कंजंक्शन वाला प्रेजेंट इंडेफिनिट में कर देंगे तो हमारा सेंटेंस क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। तो मे भी आपको ये भी आइडिया लग गया होगा कि इसमें एरर जो था वो किस बेस पर था। ठीक, अब आ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन में। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ही इज अ रिच मैन, वह एक रिच मैन है, और ही इज ओइंग अ नंबर ऑफ बिल्डिंग्स, कि वह अधिकार रखता है बहुत ढेर सारी बिल्डिंग्स में इन बॉम्बे। तो कह रहा है कि वो जो है एक रिच मैन है और उसके अधिकार में बॉम्बे में बहुत ढेर सारी बिल्डिंगें आती हैं। ठीक, अब इसमें एरर की बात करें तो देखिए यहां पे एक वर्ड यूज किया गया ओइंग। ओइंग क्या होता है, ये होता है ऑन। तो ऑन का मतलब क्या होता है, ऑन का मतलब होता है किसी भी चीज पर लीगली अपना अधिकार रखना। ठीक, तो इसका मतलब होता है अधिकार होना कह सकते हैं। चलिए इसका मतलब है किसी चीज पर लीगली अगर कोई इंसान अपना अधिकार रख रहा है तो उसको बोलेंगे ऑन करता है। ठीक, तो जो ऑन करता है, याद रखिएगा ऑन जो होता है यह है एक कौन सी वर्ब है, स्टेटिव वर्ब है। अब स्टेटिव वर्ब की क्या क्वालिटी होती है, स्टेटिव वर्ब में कभी आईएनजी का यूज नहीं किया जाता है। याद रखिएगा जितनी भी स्टेटिव वर्ब होती है उसमें आईएनजी लगता ही नहीं। ठीक, अब स्टेटिव वर्ब बहुत ढेर सारी होती हैं। ठीक, जैसे बिलोंग टू, जैसे बिलोंग का बिलोंगिंग कभी नहीं होता। ठीक, उसी तरह से ऑन का ऑमिंग कभी नहीं होता, नो का नोइंग कभी नहीं होता। जैसे मान लीजिए हो गया एक वर्ड और, जैसे आपने सुना होगा बिलोंग टू, बिलोंग के साथ टू का यूज करते हैं। कुछ लोग क्या करते हैं, आई एम बिलोंगिंग टू दिस प्लेस, तो बिलोंग का बिलोंगिंग कर देते हैं, बट पता चला कि बिलोंग तो एक स्टेटिव वर्ब है, बिलोंग में आईएनजी लगता ही नहीं, और जिस वर्ब में आईएनजी लगता ही नहीं उसका ना तो कॉन्टिन्यूअस बनाया जाता है ना तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, उसका सिर्फ या तो बनता है इंडेफिनिट या तो बनता है परफेक्ट टेंस। ठीक, जैसे बिलोंग हो गया, इसमें आईएनजी आप नहीं लगा पाएंगे। उसी तरह से यहां पे हो गया ऑन, ऑन में भी आईएनजी नहीं लगा पाएंगे। उसी तरह से नो हो गया, इसमें आईएनजी नहीं लगा पाएंगे। ठीक, उसी तरह से बहुत ढेर सारी वर्ड हैं, सीम, सीम का मतलब प्रतीत होना, आईएनजी नहीं लगा पाएंगे। तो बहुत ढेर सारी ऐसी वर्ब होती है जिनको हम बोलते हैं स्टेटिव वर्ब, और जो वर्ब स्टेटिव होती है उसका उसमें आईएनजी फॉर्म नहीं यूज करते, जिसमें आईएनजी लगता है नहीं तो ना तो उसका कॉन्टिन्यूअस बना पाएंगे ना तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। इसलिए यहाँ पे इज ओइंग को हटाएंगे, और चूंकि सब्जेक्ट सिंगुलर है तो इसका प्रेजेंट इंडेफिनिट बनेगा, तो यहाँ लिखना पड़ेगा हमें ऑन्स। जब ऑन्स कर देंगे तो बन जाएगा प्रेजेंट इंडेफिनिट, जब कॉन्टिन्यूअस नहीं बनेगा तो उसका इंडेफिनिट बनाना पड़ेगा, और जब इंडेफिनिट बना देंगे तो हमारा सेंटेंस क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। तो याद रखिएगा ऑन क्या होता है कि स्टेटिव वर्ब है, स्टेटिव वर्ब में आईएनजी का यूज होता नहीं, और जब आईएनजी का यूज होता नहीं तो उसका ना तो आप कॉन्टिन्यूअस बना पाएंगे ना तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस बना पाएंगे। ठीक, इसका मतलब कि यहाँ पे जो एरर पार्ट होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। में भी आपको ये भी आइडिया लग गया होगा। अब आ जाएंगे अपने अगले क्वेश्चन में। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि नाइदर ऑफ द टू लेटर्स ऑफ क्रेडिट वर यूजफुल व्हेन ही नीडेड इट। ठीक, अब एक चीज हमें ये पता है, देखिए नाइदर ऑफ द टू लेटर, याद रखिएगा नाइदर, जैसे नाइदर हो गया, नाइदर के बाद हमेशा अगर मान लीजिए ऑफ आ गया तो ऑफ के बाद हमेशा क्या आएगा, द प्लस प्लूरल नाउन का यूज किया जाता है। ठीक, इसके बाद हमेशा क्या आएगा, प्लूरल नाउन का यूज किया जाएगा। तो याद रखिएगा जब नाइदर, अच्छा सिर्फ ये नाइदर की बात नहीं कर रहे हैं, चाहे नाइदर हो
चाहे वो यहाँ पे नाइदर के स्थान पे आपका आइदर भी हो सकता है, यहाँ पर ईच भी हो सकता है, ठीक। तो चाहे नाइदर हो, आइदर हो, ईच हो, ठीक, या फिर वन भी हो सकता है, जैसे मान लीजिए हो सकता है यहाँ पे नन भी हो सकता है, यहाँ वन भी हो सकता है, या फिर और भी कुछ इंडिफिनिट प्रोनाउन होते हैं जैसे समबडी, समवन, एवरीबडी, एवरीवन, ये कोई भी हो सकते हैं। तो याद रखिएगा जब भी ऑफ से दो नाउन प्रोनाउन जुड़ते हैं, हम सबको पता है ऑफ से जब दो नाउन प्रोनाउन जुड़ते हैं, ये ऑफ हमारा है प्रीपोजिशन, ऑफ के बाद एक आपको नाउन प्रोनाउन मिलेगा और एक ऑफ के पहले आपको नाउन प्रोनाउन मिलता है। जब ऑफ से दो नाउन प्रोनाउन जुड़ते हैं तो याद रखिएगा सब्जेक्ट हमेशा पहले वाला माना जाता है, बाद वाला सब्जेक्ट नहीं माना जाता। और हमें पता है कि जो सब्जेक्ट होगा वर्ब उसी के अकॉर्डिंग आएगी। तो हमें पता है कि जब ऑफ से दो चीजें जुड़ती हैं तो ऑफ के पहले जो होता है वो उसके अकॉर्डिंग वर्ब आगे आएगी। और नाइदर का मतलब क्या होता है? नाइदर का मतलब होता है दो में से कोई एक भी नहीं। तो याद रखिएगा ये जितने भी होते हैं नाइदर, आइदर, ईच, नन, ये सब माने जाते हैं क्या? सिंगुलर। अगर ये सब सिंगुलर माने जाते हैं और ऑफ के पहले आए हैं तो सब्जेक्ट ये बनेंगे, और ये सब माने जाते हैं सिंगुलर। जब ये सिंगुलर माने जाते हैं तो आगे के वर्ब भी क्या आएगी? सिंगुलर। इसलिए याद रखिएगा आगे की जो वर्ब आती है वो वर्ब जो होती है वो पहले वाले के अकॉर्डिंग आती है, बाद वाले के अकॉर्डिंग नहीं आती। और जब पहले वाले के अकॉर्डिंग आएगा तो पहला वाला अगर सिंगुलर माना जा रहा है तो बाद में तो आपको प्लूरल नाउन मिलेगा, लेकिन वर्ब इसके अकॉर्डिंग नहीं लगती, ऑफ के पहले वाले के अकॉर्डिंग लगती है। और हमें पता है कि नाइदर का मतलब, नाइदर जो होता है ये माना गया है सिंगुलर। अगर ये सिंगुलर माना गया है तो ऑफ से जुड़ कर आया है तो आगे की जो वर्ब आएगी वो भी क्या आनी चाहिए? सिंगुलर आएगी, क्योंकि यहां तो आया है ऑफ द टू लेटर्स ऑफ क्रेडिट। तो ये तो हमारा एक नाउन प्रोनाउन ये आया और एक नाउन प्रोनाउन हमारे पास, एक प्रोनाउन हमारे पास ही आया है। तो हमें पता है ऑफ के पहले वाला सब्जेक्ट माना जाता है, ऑफ के बाद वाला नहीं माना जाता। ऑफ के पहले है नाइदर, नाइदर होता है सिंगुलर, और जब सिंगुलर है तो यहाँ वर नहीं होगा, बल्कि यहाँ क्या लगाना पड़ेगा? वॉज लगाएंगे। जैसे ही वॉज लगा देंगे तो हमारा सेंटेंस राइट हो जाएगा, ठीक। तो मे भी आपको ये भी आइडिया लग गया होगा। अब आ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन में। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यू आर गोइंग टू एक्सप्लेन, कि आप एक्सप्लेन करने जा रहे थे योर लेट अराइव, आपका जो लेट से अराइवल था, कह रहे इज इट, क्या ये बात सही है? ठीक। अब देखिए ये जो हमारा जो क्वेश्चन है एक्चुअल में ये क्वेश्चन आया है क्वेश्चन टैग से, ठीक। अभी कहेंगे क्वेश्चन टैग क्या होता है। देखिए क्वेश्चन टैग करने का मीनिंग क्या होता है, जैसे मान लीजिए अगर आपसे कोई ये कहता है कि हैव यू डन योर वर्क, क्वेश्चन मार्क। अगर इसकी मीनिंग आपसे पूछे कि इस सेंटेंस की मीनिंग क्या है, जो कह रहा है हैव यू डन योर वर्क, क्या आप अपना काम कर चुके हैं, ये मीनिंग ये दे रहा है। इसी बात को हम चाहें तो दूसरे तरीके से भी कह सकते हैं। कैसे? हम इसी को ऐसे कह सकते हैं यू हैव डन योर वर्क हैवंट यू, क्वेश्चन मार्क। तो यहां कह रहा है कि क्या, देखिए इसका मतलब क्या है, क्या आप अपना कार्य कर चुके हैं, ये मीनिंग दे रहा है। और ये कह रहा है कि यू हैव डन योर वर्क, आप अपना काम कर चुके हैं। और हैवंट यू का मतलब है ना, इसका मतलब है ना। जैसे देखिए दो तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे कोई ये कह रहा है कि आपने अपना काम पूरा कर लिया है, क्या आपने अपना काम पूरा कर लिया है, ये क्वेश्चन हुआ। लेकिन इसी बात को दूसरे तरीके से पूछना होगा, आपने अपना काम पूरा कर लिया है ना। तो है ना का मतलब ही है कि क्या आपने किया कि नहीं किया, ठीक। तो इसका मतलब क्वेश्चन पूछने के दो तरीके होते हैं, एक आप इंट्रोगेटिव का यूज करते हैं और दूसरा क्वेश्चन टैग का यूज करते हैं, ठीक। अब क्वेश्चन टैग की विशेषता क्या होती है ये समझ जाइए। अब क्वेश्चन टैग थोड़ा सा भी यहाँ कुछ जान लीजिए क्वेश्चन टैग के बारे में। देखिए क्वेश्चन टैग का जो मीनिंग होता है वो कैसे, इसमें हम समझेंगे क्वेश्चन टैग में क्या होता है क्या नहीं। तो याद रखिएगा क्वेश्चन टैग में जैसे मान लीजिए सेंटेंस ये आया, अगर ये सेंटेंस हमारा पॉजिटिव है, ठीक, सपोज करिए कि सेंटेंस हमारा पॉजिटिव चल रहा है या अफर्मेटिव चल रहा है। मान लीजिए सेंटेंस हमारा किसमें है? अफर्मेटिव। अगर पहला सेंटेंस हमारा क्या है? अफर्मेटिव है, तो दूसरा जो सेंटेंस आएगा ना, जो जहां पे ये सेंटेंस खत्म होगा वहां आएगा कॉमा, कॉमा के बाद आएगी हेल्पिंग वर्ब प्लस उसमें नॉट अटैच रहेगा, ठीक। हेल्पिंग वर्ब आएगी और हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या आएगा? यहाँ पे नॉट आएगा, और नॉट के बाद जो सेंटेंस का सब्जेक्ट होता है वो आता है और लास्ट में आता है क्वेश्चन मार्क, ठीक। और दूसरा, अगर ये सेंटेंस हमारा किसमें होता है?
निगेटिव होता है पहला सेंटेंस, अगर वो निगेटिव होता है तो आगे के सेंटेंस में कॉमा लगा के केवल आता है हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद आता है सब्जेक्ट, उसके बाद आता है क्वेश्चन मार्क। इसका मतलब इसमें अपोजिट चलता है, अगर पहला सेंटेंस अफर्मेटिव या पॉजिटिव है तो बाद का क्वेश्चन टैग हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा के सब्जेक्ट लिखा जाता है, और ये हेल्पिंग वर्ब कौन आएगी, जो पहला सेंटेंस होगा, जो पहला सेंटेंस होगा उसी सेंटेंस की हेल्पिंग वर्ब आती है, फिर नॉट आएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा, लास्ट में आएगा क्वेश्चन मार्क। और इसमें निगेटिव अगर पहला सेंटेंस है तो निगेटिव अगर सेंटेंस है तो आगे का जो सेंटेंस बनेगा, चूंकि निगेटिव है तो आगे का सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब आएगा, अब नॉट नहीं लगाना है। इसका मतलब अगर पहले सेंटेंस में नॉट नहीं लगा है तो हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट आएगा, अगर पहले सेंटेंस में नॉट आ चुका है तो हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट नहीं आएगा, और दोनों के बाद सेंटेंस का सब्जेक्ट रिपीट होता है और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाया जाता है। ठीक, जैसे फॉर एग्जांपल यहां पे लिखें, जैसे यू कैन डू दिस वर्क, अब इसमें कॉमा लगाएंगे, अब यहां करेंगे कांट यू। अब यहां सेंटेंस हमारा क्या था, कैन के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म थी, निगेटिव नहीं आया था। अब हेल्पिंग वर्ब जब लगाएंगे तो हेल्पिंग वर्ब के बाद पहले हेल्पिंग वर्ब आपका कॉपी होगी, और चूंकि नॉट नहीं आया था तो कैन नॉट हो जाएगा, और सेंटेंस का सब्जेक्ट क्या होगा, रिपीट हो गया, सेंटेंस राइट है। लेकिन मान लीजिए अगर ये सेंटेंस हमारा ऐसे होता, यू कैन, मान लीजिए सेंटेंस होता, सेंटेंस हमारा कि यू कैन नॉट डू दिस वर्क। अब मान लीजिए सेंटेंस होता, तो अब हमें पता है कि जब सेंटेंस में नॉट नहीं आया है तो कैन के बाद नॉट लगाना है, और जब सेंटेंस में ऑलरेडी नॉट आया है तो अब कैन के बाद नॉट नहीं लगाएंगे, केवल लिख देंगे कैन यू और लगा देंगे क्वेश्चन मार्क, तो ये भी सेंटेंस हमारा क्या है, राइट है। इसको मतलब क्वेश्चन टैग में ये निकल के आया कि जो सेंटेंस का हेल्पिंग वर्ब होता है कॉमा के बाद वो लगता है, अगर सेंटेंस में नॉट आया है तो नॉट, अगर नहीं आया है तो नॉट लगाएंगे, और लेकिन शॉर्ट फॉर्म में नॉट लगता है, उसके बाद सेंटेंस का सब्जेक्ट रिपीट होता है। फिर यहाँ देखेंगे अगर सेंटेंस में आ गया यू अगर आ गया, अब यहाँ देखिए कैन आ गया, कैन के बाद नॉट आ गया, जब क्वेश्चन में नॉट आ गया अब कॉमा के बाद कैन तो लगाएंगे लेकिन अब नॉट नहीं लगाएंगे, क्वेश्चन में आ गया, क्योंकि दो में से एक ही पार्ट, अगर पहले पार्ट में नॉट नहीं है तो बाद में लगेगा, अगर पहले पार्ट में नॉट आ गया तो केवल हेल्पिंग वर्ब के साथ सब्जेक्ट लगेगा। मे बी अगर इतनी बात देखिएगा, क्वेश्चन टैग का अपना एक चैप्टर है, उसमें बहुत ढेर सारी और चीजें आती है, लेकिन अभी इस क्वेश्चन को समझने के लिए मे बी इससे कुछ तो आपको आइडिया लग गया होगा। अब अगर ध्यान से देखेंगे तो यहां पे सेंटेंस क्या आया है, यू आ गया, यहां वर आ गया, और यहां गोइंग आ गया, इसका मतलब सेंटेंस हमारा आया है वर हेल्पिंग वर्ब हो गया ये हमारा, और ये हमारा हो गया मेन वर्ब हो गया, और कहीं नॉट नहीं आया, और सेंटेंस का सब्जेक्ट कौन है, यू। इसका मतलब अगर इसका क्वेश्चन टैग अगर बनाना है तो कॉमा के बाद तो इज तो पहले तो लगा नहीं पाएंगे, क्यों, क्योंकि सेंटेंस में वर आया है, तो आपको कॉमा के बाद क्या लगाना पड़ेगा, पहले तो आपको लगाना पड़ेगा वर ही, और क्वेश्चन में नॉट नहीं आया है तो नॉट भी लगाएंगे, वरंट, और सेंटेंस का सब्जेक्ट कौन है, यू है, तो यू लगाएंगे और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाएंगे, तब हमारा सेंटेंस क्या होगा, राइट होगा। तो यहाँ क्वेश्चन टैग गलत बनाया गया था। तो ये याद रखिएगा, जब भी जहां पे सेंटेंस हमारा खत्म हो उसके बाद कॉमा लगाने के बाद अगर हेल्पिंग वर्ब आएगी तो याद रखिएगा सेम सेंटेंस की हेल्पिंग वर्ब आएगी, क्योंकि पास्ट कॉन्टिन्यूअस चल रहा था तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस में वॉज या वर का यूज किया जाता है, और चूंकि सब्जेक्ट यू था तो वर ही आएगा, और चूंकि क्वेश्चन में नॉट नहीं आया था तो नॉट भी शॉर्ट फॉर्म में आ जाएगा, आरएंट हो जाएगा, और सेंटेंस का सब्जेक्ट लगाएंगे यू हो जाएगा, तब हमारा क्वेश्चन टैग क्या राइट बनेगा। यहाँ इज इट, पहले तो टेंस ही गलत किया गया, और यू का प्रोनाउन इट नहीं होगा, यू का प्रोनाउन यू ही होता है, इसलिए ये भी सेंटेंस हमारा क्या था, एरर था, इसलिए एरर पार्ट हमारा कौन सा है, ऑप्शन नंबर सी होगा, इसलिए सी नंबर को यहाँ पे हम टिक कर देंगे। तो मे बी आपको कुछ ना कुछ तो आइडिया लग ही गया होगा। ठीक, अब आ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन में। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अनलेस यू स्टॉप टू मेक नॉइज, कि जब तक आप रोकोगे नहीं, क्या नहीं रोकोगे, मेक नॉइज, आवाज करना जब तक बंद नहीं करोगे, एट वंस, तुरंत ही, आई विल हैव नो ऑप्शन, मेरे पास कोई, अगर कह रहे हैं अगर आप तुरंत शोर करना बंद नहीं करोगे तो देखो मेरे पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं होगा बट सिवाय टू ब्रिंग द मैटर, कि इस मैटर को ले जाने के, टू द अटेंशन ऑफ द पुलिस, पुलिस के अटेंशन, कह रहे हैं अगर आप तुरंत अगर शोरगुल करना अगर आपने बंद नहीं किया तो देखो मेरे पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं बचेगा सिवाय इसके कि मैं इस बात को पुलिस स्टेशन, पुलिस के सामने मैं पेश करूं, इसके अलावा मेरे पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं बचेगा। ठीक, अब चलिए इसमें देखते हैं एरर क्या है। तो देखिए अनलेस, एक चीज याद रखिएगा, अनलेस, अनलेस के बारे में भी थोड़ा सा जान लीजिए। देखिए अगर किसी सेंटेंस में आ जाए इफ और प्लस नॉट, या तो आप इफ प्लस नॉट इक्वल होता है अनलेस, एक चीज तो आप ये जानते रहिएगा, किसी भी सेंटेंस में अगर अनलेस शुरू में आ गया है तो याद रखिएगा वो सेंटेंस निगेटिव नहीं होना चाहिए, क्यों कि अनलेस अपने आप में क्या होता है, एक निगेटिव वर्ड होता है। ठीक, ये याद रखिएगा। अच्छा, जैसे अगर अनलेस की इस सेंटेंस को डिस्कस करने से पहले एक क्वेश्चन पहले और देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए सेंटेंस हम लिखते हैं इफ यू डू नॉट हेल्प मी, कॉमा
आई शैल नॉट हेल्प यू। तो अगर आप मेरी हेल्प नहीं करोगे तो मैं आपकी हेल्प नहीं करूंगा, ये कहना चाह रहा है। अब हमें पता है कि हमें इफ का सेंटेंस प्रेजेंट डिफिनिट बनता है तो प्रेजेंट डिफिनिट का नेगेटिव बनाया गया है, और प्रेजेंट डिफिनिट के साथ फ्यूचर डिफिनिट यूज किया जाता है, फ्यूचर डिफिनिट यूज किया गया है। अब रूल ये कहता है या तो आप सेंटेंस को इफ प्लस नॉट से बनाइए, देखिए इसमें इफ भी आया है और इसमें क्या है, नॉट भी आया है, या तो आप इफ प्लस नॉट दोनों अलग अलग यूज करके सेंटेंस को बनाएं नेगेटिव, या तो आप चाहें इफ और प्लस नॉट दोनों को हटाकर सेंटेंस का शुरू में लिख दें क्या, अनलेस, तब भी वो इक्वल मीनिंग देगा। तो हम चाहे तो इसी बात को ऐसे लिख सकते हैं अनलेस। अब अनलेस में इफ भी आ चुका है, नॉट भी आ चुका है, इसलिए ना तो आप इफ लगाने की जरूरत है ना तो नॉट लगाने की जरूरत है। अब लगाएंगे यहां पे यू। अब चूंकि नॉट हटेगा तो प्रेजेंट डिफिनिट में डू या डज भी हट जाएगा, इसको ये दोनों हट गया, बचा क्या, हेल्प। तो अनलेस यू हेल्प मी कॉमा आगे का सेंटेंस सेम रहेगा, आई शैल नॉट हेल्प यू। इसका मतलब हमें यह सीखने को मिला कि इफ के साथ अगर नॉट आ गया है तो इफ प्लस नॉट इक्वल होता है अनलेस। अनलेस जब सेंटेंस के शुरू में आ जाता है तो उसमें इफ की भी मीनिंग होती है, नॉट की भी मीनिंग होती है, इसलिए ना तो इफ लगाने की जरूरत है ना तो आगे नॉट लगाने की जरूरत है। अगर देखिए इसमें एरर क्या बनेगा, एक तो एरर यह बनेगा कि सेंटेंस की स्टार्टिंग में अनलेस आ गया, अनलेस में इफ भी है नॉट भी है और एक नॉट और आपने लगा दिया। अगर यही सेंटेंस ऐसे लिख दिया होता कि अनलेस, यहां मान लीजिए यू के बजाय कर दिया होता डू नॉट हेल्प, अगर यहां अनलेस सेंटेंस के शुरू में आ गया होता, मान लिया आपने कर दिया अनलेस यू डू नॉट हेल्प, तो हमें पता है अनलेस भी एक नेगेटिव वर्ड है, डू नॉट भी एक नेगेटिव वर्ड है। जब सेंटेंस के स्टार्टिंग में अनलेस आ गया तो डू नॉट आप नहीं लगा पाएंगे कि अनलेस में खुद ही नॉट की मीनिंग है। ठीक, ये तो बात हो गई किसकी, अनलेस की। तो मे बी आपको ये, जैसे हम क्वेश्चन डिस्कस कर ही रहे हैं तो अनलेस के बारे में आपको ये पता चला कि इफ प्लस नॉट इक्वल होता है अनलेस। अगर किसी सेंटेंस की स्टार्टिंग में अनलेस आ गया है तो अनलेस वाला पार्ट फिर नेगेटिव वर्ड नहीं आना चाहिए, क्योंकि अनलेस अपने आप एक नेगेटिव वर्ड होता है और एक सेंटेंस में दो नेगेटिव वर्ड एक्सेप्ट नहीं किए जाते। ठीक, तो मे बी इतना क्लियर हो गया। अब आते हैं अपने इस क्वेश्चन में, इसमें क्या एरर है। अब यहां देखिए अनलेस आ गया तो इसका मतलब आगे अब नेगेटिव वर्ड इस सेंटेंस में आना नहीं चाहिए। तो देखिए ये सेंटेंस हमारा यहां तक है और यहां तक में देखिए कोई नेगेटिव वर्ड नहीं आया है, इसका मतलब अनलेस ठीक है, यहां कुछ नहीं है। लेकिन एक चीज ये याद रखिएगा, एक वर्ड होता है हमारा स्टार्ट और एक वर्ड हमारा होता है स्टॉप। ठीक, याद रखिएगा स्टार्ट या स्टॉप के बाद हमेशा आती है वर्ब की फोर्थ फॉर्म, मतलब आईएनजी फॉर्म आती है। इसके बाद 2+V1 का जनरली यूज नहीं किया जाता। ठीक, स्टार्ट और स्टॉप के बाद इंफिनिटिव नहीं बल्कि जिरेंड का प्रयोग किया जाता है। ये दो वर्ब याद रखिएगा, स्टार्ट और स्टॉप, लाइक, डिसलाइक, ऐसी बहुत सारी वर्ब होती हैं जिनके साथ हमेशा वर्ब की फोर्थ फॉर्म का यूज किया जाता है, मतलब जिरेंड का यूज किया जाता है, इंफिनिटिव 2+1 का यूज नहीं किया जाता। और यहां देखिए वर्ड आया था स्टॉप और स्टॉप के बाद आया था टू मेक। तो टू मेक जो होता है ये याद रखिएगा, टू मेक यहां नहीं होगा बल्कि यहां होना चाहिए था मेकिंग, और जैसे आप इसको टू मेक का मेकिंग कर देंगे तो हमारा सेंटेंस क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। तो याद रखिएगा स्टार्ट और स्टॉप के बाद जो वर्ब आती है वो आईएनजी फॉर्म में आती है। जो आईएनजी फॉर्म आता है वो क्या होता है, वो हेल्प, ये मत सोचिएगा कि वो मेन वर्ब है, वो जिरेंड होता है और जिरेंड जो होता है एक नाउन का काम करता है। ठीक, तो याद रखिएगा स्टार्ट स्टॉप के बाद जो वर्ब आएगी वो आईएनजी फॉर्म में आएगी, 2+V1 के रूप में आ गया तो सेंटेंस हमारा एरर बना दिया। तो 2+V1 को हटा के जैसे मेक का मेकिंग कर देंगे तो हमारा सेंटेंस क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। तो मे बी आपको यहाँ पे आइडिया लग गया होगा। अब आ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन में। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि नो सूनर डेड, नो सूनर। अच्छा, अब यहां नो सूनर का भी थोड़ा सा एक रूल जान लीजिए। नो सूनर को जानने से पहले देखिए, अगर कभी सेंटेंस में आ जाए नो सूनर, तो नो सूनर के बाद अगर आ गया डेड तो उसके बाद आएगा आपको सब्जेक्ट मिलेगा, उसके बाद आनी चाहिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। और नो सूनर के साथ हमेशा याद रखिएगा इसके बाद क्या यूज किया जाता है, दैन कंजंक्शन होता है। नो सूनर का जो सेट होता है वो दैन होता है। ठीक, और उसके बाद जो सेंटेंस होता है वो फिर से किस में बन जाएगा, पास्ट इंडिफिनिट में सेंटेंस आगे बढ़ जाता है। ठीक, पहली कंडीशन तो ये है नो सूनर की। दूसरी कंडीशन नो सूनर की ये होता है कि नो सूनर से बनने वाला सेंटेंस आपको देखना है डिड भी आता है और हैड भी आता है। अगर डिड आएगा तो सब्जेक्ट के बाद आएगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, अगर हैड आएगा तो सब्जेक्ट के बाद आनी चाहिए वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद फिर आना चाहिए दैन, और दैन के बाद फिर आएगा क्या, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। देखिए कोई जरूरी नहीं कि जो यहाँ क्वेश्चन पूछा गया हो, क्वेश्चन पूछने के एक से ज्यादा तरीके होते हैं। हो सकता है इसमें कुछ और पूछा गया, आगे वाले सेंटेंस में कुछ और इसी से रिलेटेड पूछ लिया जाए। तो जब नो सूनर को आप डिस्कस कर ही रहे हैं तो नो सूनर के जितने भी रिलेटेड क्वेश्चंस बनते हैं उन सभी चीजों को जान लीजिए। तो पहली चीज तो ये जानना है हमें कि नो सूनर से बनने वाला जो सेंटेंस होता है, नो सूनर के बाद डिड भी आता है, नो सूनर के बाद हैड भी आता है। लेकिन याद रखिए कि नो सूनर के बाद डिड या हैड ही आएगा, पास्ट से अगर रिलेट करेंगे। ठीक, अगर डिड आएगा तो सब्जेक्ट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दिखनी चाहिए,
चाहिए, अगर हैड आएगा तो दिखना चाहिए वर्ब की थर्ड फॉर्म, क्योंकि बनाएगा पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे डिड के बाद, और हैड आएगा पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट के साथ क्या लगता है, थर्ड फॉर्म लगता है। मे बी इतनी बात क्लियर हो गई, डिड आएगा तो सब्जेक्ट के बाद फर्स्ट फॉर्म, हैड आएगा तो वर्ब की थर्ड फॉर्म सब्जेक्ट के बाद। और दूसरी चीज क्या है कि इसके बाद देन ही आना चाहिए, देन के अलावा कॉमा, वेन, देन, बाई, बिफोर ये सब कुछ नहीं आना चाहिए, केवल क्या आना चाहिए, देन आना चाहिए, और देन के बाद जो सेंटेंस बनेगा वो भी पास्ट इंडेफिनिट होनी चाहिए। ठीक, अब इन दोनों कंडीशंस में देखेंगे कौन सी कंडीशंस में मैच कर रही है, कौन सी कंडीशन मैच नहीं कर रही। तो पहले देखेंगे नो सूनर के बाद क्या आ गया, डिड आ गया, तो इसका मतलब ये पहली कंडीशन पे सेंटेंस बेस्ड है। और डिड के बाद सब्जेक्ट के बाद क्या आना चाहिए, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो ये हो गया आई, आई के बाद ये ओपन, ओपन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो सेंटेंस राइट है। उसके बाद क्या आ गया, ऑब्जेक्ट है क्या, डोर, तो ऑब्जेक्ट आ गया। अब कंजंक्शन क्या आना चाहिए, देन, और यहां यूज किया गया व्हेन। तो हमें पता है कि नो सूनर के साथ हमेशा देन का यूज किया जाता है, व्हेन का यूज नहीं किया जाता, तो इसलिए यहां पे क्या कर देंगे, जैसे कर देंगे देन, देन जैसे करेंगे तो हमारा सेंटेंस क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अब यहां देखेंगे एरर कौन सा पार्ट है, तो ध्यान से देखेंगे ये एरर पार्ट हमारा बन रहा है ऑप्शन नंबर बी, तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी को हम क्या कर देंगे, यहां पर टिक कर देंगे। तो मे बी आपको यहां पे आइडिया लग गया होगा। अब आ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन में। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आफ्टर ओपनिंग, एक चीज याद रखिएगा, ये आफ्टर क्या है, ये एक है प्रीपोजिशन। ठीक, ये है आफ्टर बिफोर, होते ना आफ्टर, बिफोर, बिसाइड, है ना, बाई, ये जितने भी प्रीपोजिशन है याद रखिएगा, आफ्टर एक है प्रीपोजिशन, और प्रीपोजिशन के बाद कभी भी जो वर्ब आती है ना, वो वर्ब हमेशा जीरेंड के फॉर्म में आती है। मतलब जो भी वर्ब आती है उसको हमेशा ही वर्ब की आईएनजी फॉर्म से लिखा जाता है। जैसे अगर ये कहते हैं बिफोर या फिर आफ्टर, और एक लिख दें यहां पर गो, और एक तरफ लिख दें यहां पर गोइंग। ठीक, तो याद रखिएगा बिफोर और आफ्टर एक प्रीपोजिशन है, और प्रीपोजिशन के बाद जो वर्ब आती है वो कभी फर्स्ट फॉर्म में नहीं बल्कि हमेशा किस में आती है, आईएनजी फॉर्म। और जो आईएनजी फॉर्म होती है एक्चुअली से वर्ब नहीं है, इसको हम क्या बोलते हैं, ये जीरेंड होता है, और एक जीरेंड जो होता है सेंटेंस में नाउन का काम करता है। ठीक, और नाउन का काम करते हैं, क्योंकि आपके एग्जाम में पार्ट ऑफ स्पीच पहचानने के लिए भी पिछली बार से क्वेश्चंस आने शुरू हो गए हैं। तो ये भी जानते रहिएगा प्रीपोजिशन के बाद जो वर्ब आएगी पहली चीज तो है वो आईएनजी फॉर्म में आनी चाहिए, और जो आईएनजी फॉर्म होगी वो मेन वर्ब नहीं है, वो जीरेंड कहलाएगी, और जीरेंड जो होता है एक नाउन का काम करता है सेंटेंस में। ठीक, तो उसकी पार्ट ऑफ स्पीच भी जानते रहिए। तो देखिए यहाँ आफ्टर आ गया, आफ्टर के बाद ओपनिंग क्या आ गई, वर्ब की फोर्थ फॉर्म है, इसका मतलब ये किस रूप में आया है, ये है जीरेंड, और जीरेंड का काम क्या होता है, एक नाउन की तरह वर्क करता है। इसका मतलब यहां तक तो सेंटेंस सही चल रहा है। तो आफ्टर ओपनिंग द डोर, दरवाजा को खोलने के बाद, वी एंटर्ड, हमने प्रवेश किया, कहां पे, रूम पे। अब देखिए हमें यह पता होना चाहिए कुछ ऐसी वर्ब होती हैं जिनके साथ कोई प्रीपोजिशन का यूज नहीं किया जाता, जैसे इंटर, इंटर के साथ कभी कोई प्रीपोजिशन आता ही नहीं। उसी तरह रीच, रीच के साथ भी कोई प्रीपोजिशन कभी आता ही नहीं। स्ट्रेस कोई आता ही नहीं। अटैक के साथ कोई वर्ब आती नहीं। ठीक, इसका मतलब कुछ ऐसी वर्ब होती हैं जिनके बाद नो यूज ऑफ प्रीपोजिशन होता है। देखिए प्रीपोजिशन के थ्री फंक्शन होते हैं। एक तो आपका होता है कंडीशनल प्रीपोजिशन। कंडीशनल मतलब जैसे कहते हैं द बॉल इज अंडर द टेबल, अबव द टेबल, बिफोर द टेबल, बिहाइंड द टेबल, इन फ्रंट ऑफ द टेबल। उसका मतलब कि उसकी पोजीशन चेंज हो रही है सिचुएशन के अकॉर्डिंग। तो एक जो सिचुएशन के अकॉर्डिंग वो जो होता है प्रीपोजिशन बदलते जाते हैं उसको बोलते हैं हम कंडीशनल प्रीपोजिशन। और एक होता है जो फिक्स्ड प्रीपोजिशन। अगर जैसे लिसन के साथ टू आएगा, लिसन टू मी, और टू के स्थान पे कोई चीज और हम सब लगाते नहीं है। उसी तरह बिजी, बिजी के साथ विद ही आएगा, विद के अलावा और कुछ नहीं आएगा। तो कुछ ऐसी वर्ब होती है उनके साथ उसका प्रीपोजिशन क्या होता है, फिक्स होता है। ठीक, तो एक हो गया कंडीशनल प्रीपोजिशन, एक हो गया फिक्स्ड प्रीपोजिशन, और एक पार्ट और बनता है नो यूज ऑफ प्रीपोजिशन। तो कौन कौन ऐसे वर्ड हैं या कौन कौन सी ऐसी वर्ब हैं जिनके बाद कोई प्रीपोजिशन नहीं आता है, ऐसी वर्ब को हम बोलते हैं कि नो यूज ऑफ प्रीपोजिशंस वाली वर्ब्स। ठीक, अब वो वर्ब कई होती हैं। ठीक, और उन्हीं वर्ब में से एक वर्ब कौन है, एंटर। तो याद रखेगा एंटर के साथ कोई प्रीपोजिशन का यूज नहीं किया था, और यहां प्रीपोजिशन इनटू लगाया गया था, इसलिए ये एरर पार्ट है। अब ये देखें कौन सा पार्ट है, ये है ऑप्शन नंबर बी। तो इसलिए बी नंबर पे हम टिक कर देंगे। हमारा बी पार्ट में क्या एरर, यहां प्रीपोजिशन की कोई रिक्वायरमेंट नहीं थी। ठीक, अब आ जाएंगे देखिए अपने अगले क्वेश्चन में। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यू विल कम, कि आप आओगे टू माई पार्टी, मेरे पार्टी में, टुमारो मतलब कल। आप कह रहे हैं इजंट इट। अब देखिए फिर से हमारा क्वेश्चन किससे है, क्वेश्चन टैग से रिलेटेड हमारा क्वेश्चन है। हम सब ने ये पढ़ा था कि देखिए अगर क्वेश्चन ऐसे आ गया जैसे ही विल हेल्प यू, और एक सेंटेंस लिख दे रहे हैं यहां पे ही विल नॉट हेल्प यू।
अब आगे हमें बनाना है इसका क्वेश्चन टैग। तो क्वेश्चन टैग में हमें पता है अगर सेंटेंस अफर्मेटिव होता है तो आगे नेगेटिव बनता है, पहले तो हेल्पिंग वर्ब रिपीट होगी तो विल का विल हो जाएगा। अब क्वेश्चन में अगर क्या आएगा, नॉट अगर आया है, अगर नॉट नहीं आया तो यहां पे क्या लग गया, नॉट भी लग गया, तो मान लीजिए नॉट भी लग गया। अब क्या आएगा, यहाँ पे सब्जेक्ट ही हो गया, लास्ट में लग गया क्वेश्चन मार्क। लेकिन याद रखिएगा विल नॉट का हमें पता है क्वेश्चन टैग में हमेशा शॉर्ट फॉर्म लिखा जाता है। तो याद रखिएगा विल प्लस नॉट इक्वल होता है वांट, ठीक। तो यहां क्या लिखना पड़ेगा, हमें वांट का यूज करना पड़ेगा। तो इसका मतलब यहां विल नॉट नहीं बल्कि यहां हमें इसका शॉर्ट फॉर्म क्या लिखना पड़ेगा, यहां हमें लिखना वांट, और चूंकि सब्जेक्ट ही है तो ही का ही कर देंगे, तो ये क्वेश्चन टैग ये भी क्या हो जाएगा, रॉन्ग ही हो जाएगा। तो विल नॉट का बनता है शॉर्ट फॉर्म, वांट बनता है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाएंगे, ये वांट हो गया। अगर इसको देखेंगे तो ही विल नॉट हेल्प यू और कॉमा लगाएंगे तो विल का विल लिख देंगे, और चूंकि क्वेश्चन में नॉट आया है तो नॉट लगाने की जरूरत नहीं, केवल यहां ही लगा के क्वेश्चन मार्क कर देंगे, हो गया। तो विल ही केवल बनेगा, बस हो गया, ठीक। अब इसी बेस को जो यहां समझा है हमने, अगर इसी बेस पर अगर आगे वाले क्वेश्चन में जाएं तो यहां आ गया यू विल कम, तो यू विल हो गया हमारी हेल्पिंग वर्ब और कम हो गया हमारी मेन वर्ब, और सेंटेंस में कहीं नॉट नहीं आया है। तो इसका मतलब यहां जो इजंट आया है, इज नॉट का तो कोई सेंस ही नहीं बन रहा है। चूंकि आया है विल या शैल तो पहले आएगा यहां पे विल आएगा। अब विल जो आएगा, अब चूंकि क्वेश्चन में नॉट नहीं आया तो नॉट भी लगाना पड़ेगा, और उसके बाद क्या आएगा, सब्जेक्ट कौन है, यू है, तो यू करके क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। लेकिन हमें पता है विल नॉट भी नहीं लिख सकते, विल नॉट का शॉर्ट फॉर्म होता है वांट, इसका मतलब यहां विल नहीं बल्कि यहां क्या करना पड़ेगा, हमें यहां वांट यू लिखना पड़ेगा। जैसे वांट यू कर देंगे तो हमारा सेंटेंस क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। तो मे भी कुछ ना कुछ आपको आइडिया लग गया होगा। ये हमारा क्वेश्चन टैग पर बेस्ड क्वेश्चन अगेन मिला, ये हमारा दूसरा क्वेश्चन जो क्वेश्चन टैग पे पूछा गया है, ठीक। तो मे भी आपको यहाँ पे आइडिया लग गया होगा। अब आ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन में। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि नॉट वन ऑफ द हंड्रेड्स ऑफ स्ट्राइकिंग वर्कर्स वर अलाउड टू नियर द फैक्ट्री, ठीक। कह रहे हैं कि नॉट वन ऑफ द 100, कह रहे हैं कि जितने भी 100, देखिए 100 जो थे क्या, स्ट्राइकिंग वर्कर, जितने भी स्ट्राइक करने वाले क्या थे, ये जो भी स्ट्राइक करने वाले जो वर्कर थे उनमें से सैकड़ों जो थे, उन सैकड़ों में से किसी एक को भी नहीं अलाउ किया गया टू गो, जाने के लिए नियर द फैक्ट्री, को फैक्ट्री के पास चले जाए। मतलब कह रहे हैं कि यहाँ पे सैकड़ों लोग जो स्ट्राइकिंग करने वाले जो वर्कर थे उनमें से किसी एक को भी अलाउ नहीं किया गया था टू गो नियर द फैक्ट्री, को फैक्ट्री के नियर चले जाए, मतलब उनमें से किसी एक को भी अलाउ नहीं किया गया, ठीक। अब हम सबको ये पता है कि देखिए यहां पे वर्ब यूज किया गया है, वर्ब, ये हमारी क्या है, ये यहां पे वर्ब के रूप में यूज किया गया है। अब ये वर्ब काम किसके लिए कर रहा है, क्या ये वर्ब काम कर रहा है कि स्ट्राइकिंग वर्कर्स के लिए, या फिर हंड्रेड्स के लिए, या फिर जो स्ट्राइकिंग करने वाले 100 वर्कर थे उनमें से किसी एक को भी अलाउ, तो अलाउ किसको नहीं किया गया, 100 को किया गया, स्ट्राइकिंग किया गया, या जितने भी वर्कर थे स्ट्राइकिंग करने वाले थे उनमें से जितने भी सैकड़ों लोग थे उन सैकड़ों में से किसी एक को भी नहीं किया गया। तो हमें पता है यहां पे किसी एक को भी नहीं किया गया। और हम सबको पता है कि जब दो नाउन प्रोनाउन ऑफ से जुड़ते हैं, तो जब दो नाउन प्रोनाउन ऑफ से जुड़ते हैं तो हमेशा याद रखिएगा आगे की जो वर्ब आती है ना, वो ऑफ के जो सबसे पहले आया होगा वो सब्जेक्ट माना जाता है, ठीक। तो सबसे पहले स्टार्टिंग में सब्जेक्ट में कौन है, सबसे पहले आया है नॉट वन, और नॉट वन का मतलब होता ही है कि कोई एक भी नहीं। तो जो कोई एक भी नहीं, तो ये सेंटेंस के स्टार्टिंग में कौन सा वर्ड आया है, सिंगुलर वर्ड आया है। और जब सेंटेंस के स्टार्टिंग में सिंगुलर वर्ड आया है उसके बाद ऑफ लगा के दो स्टेटमेंट और जोड़े गए हैं, ठीक। लेकिन सब्जेक्ट कौन माना जाएगा, जो सेंटेंस के शुरुआत में होगा ऑफ के पहले, और ऑफ के पहले आया है सिंगुलर, तो इसका मतलब कि इस वर्ब का रिलेशन जो है ना नॉट वन से है। और जब नॉट वन से है तो यहां वर नहीं लगाएंगे, यहां क्या लगाना पड़ेगा, हमें वॉस का यूज करना पड़ेगा। जब यहां पे वॉस कर देंगे तो सेंटेंस हमारा राइट होगा। अब कहना क्या चाह रहा है सेंटेंस, कह रहा है नॉट वन ऑफ द 100 ऑफ स्ट्राइकिंग वर्कर्स, कि जितने भी स्ट्राइक करने वाले वर्कर्स हैं सैकड़ों की संख्या में, उनमें से किसी एक को भी अलाउ नहीं किया गया फैक्ट्री के पास जाने के लिए। तो किसी उनमें से किसी एक को भी अलाउ नहीं किया, तो यहां एक पर फोकस किया गया। जब एक को भी नहीं किया गया तो एक के लिए हम वर नहीं बल्कि वॉस का यूज करेंगे। तो मे भी आपको आइडिया लग गया होगा। अब आ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन में। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इफ आई हैड नोन, अगर मैं जान गया होता दिस, यह बात अर्लियर मतलब पहले ही, तो आई विल हैव हेल्प्ड, तो मैं हेल्प कर देता हिम मतलब उसकी।
हम सब ने अभी अभी पढ़ा था कंडीशनल सेंटेंस। कंडीशनल सेंटेंस में हम सब ने क्या पढ़ा था कि इफ का सेंटेंस अगर किस में आता है, अगर सब्जेक्ट के बाद आता है हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, मतलब ये स्टेटमेंट कौन सा है, अगर ये सेंटेंस हमारा होता है पास्ट परफेक्ट का, अगर इफ का सेंटेंस पास्ट परफेक्ट में बनता है तो दूसरा सेंटेंस किस में बनता है, या तो आता है वुड, या तो आता है कुड, या तो आता है माइट, और इनके बाद हमेशा हैव लगाकर वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया जाता है। ठीक, ये इतनी चीजें फॉलो की जाती हैं। तो अगर इफ का सेंटेंस हैड लगा के वर्ब की थर्ड फॉर्म है तो अगले सब्जेक्ट के बाद आपको वुड भी मिल सकता है, कुड भी मिल सकता है, माइट भी मिल सकता है, और उसके बाद हैव लगा के वर्ब की थर्ड फॉर्म भी आनी कंपलसरी होती है। ठीक, अब इसमें देखेंगे आया क्या है, तो यहां देखिए आ गया आई के बाद हैड लगा के थर्ड फॉर्म आ गया, मतलब पास्ट परफेक्ट हो गया। अब ये हो गया ऑब्जेक्ट। अब इसका मतलब आगे के सेंटेंस में या तो वुड या कुड या तो माइट में से कोई एक मिलना चाहिए, बट यहां तो विल मिल गया। तो याद रखिएगा वुड का विल नहीं लिख सकते, कुड का कैन नहीं लिख सकते, और माइट का मे नहीं लिख सकते। याद रखिएगा जब भी आएगा अगर पास्ट परफेक्ट होगा इसका हमेशा विल का वुड होना चाहिए, कैन का कुड होना चाहिए, मे का माइट होना चाहिए। और यहां देखिए विल आया है तो यहां विल नहीं होगा बल्कि विल का वुड कर देंगे तो हमारा सेंटेंस क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। तो मे भी आपको ये आइडिया हो जाएगा, ये हमारा परफेक्ट कंडीशनल का सेंटेंस था जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं इससे प्रीवियस भी क्वेश्चन में। ठीक, अब आ जाएंगे देखिए अपने अगले क्वेश्चन में। इसलिए हमारा क्या होगा, यहाँ एरर पार्ट क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी को टिक कर देंगे, सी नंबर पे आ रहा है। फिर देखिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मिस्टर स्मिथ वॉज एक्यूज्ड, मिस्टर स्मिथ को एक्यूज किया गया, और किसके लिए एक्यूज किया गया, मर्डर के लिए। तो एक चीज याद रखिएगा, ये जो क्वेश्चन हमारा है एक्यूज्ड, याद रखिएगा एक्यूज एक ऐसी वर्ब होती है, एक्यूज के साथ हमेशा प्रीपोजिशन ऑफ का यूज किया जाता है। ये हमारा क्वेश्चन फिक्स्ड प्रीपोजिशन पे बेस्ड है। ठीक, आपको बताया गया था प्रीपोजिशन तीन होते हैं, एक होता है कंडीशनल प्रीपोजिशन और एक होता है फिक्स्ड प्रीपोजिशन। फिक्स्ड का मतलब अगर ये वर्ड आएगा तो इसके साथ ये आना चाहिए। उसी तरह से एक्यूज के साथ हमेशा ऑफ का यूज किया जाता है, यहाँ पे फॉर का यूज नहीं किया जाता। तो ये प्रीपोजिशन पर बेस्ड क्वेश्चन था, तो यहाँ फॉर को हटाकर जैसे ही ऑफ कर देंगे तो हमारा सेंटेंस क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। तो मे भी आपको ये भी क्लियर हो गया होगा कि ये जो हमारे क्वेश्चन है किस पर बेस्ड था, ये क्वेश्चन हमारा था फिक्स्ड प्रीपोजिशन पर। तो मे भी आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। आज के लिए फिलहाल इतना ही रखें, अगले क्वेश्चन में फिर से अगली जो भी क्लासेस होंगी उसमें अगेन कुछ क्वेश्चन सॉल्व लेकर आएंगे, तो वहां पे जो भी क्वेश्चन होंगे वन बाय वन करके वहां पे हम डिस्कस करेंगे। अब के लिए चलिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।